गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग लर्निंग। और आज हम हिस्ट्री के बढ़ते हुए इस क्रम में हम पढ़ेंगे शिक्षा का जो विकास हुआ था भारतीय इतिहास में, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। उसको हम कॉन्सेप्ट पे समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो दो चीज़ हमेशा याद रखना हिस्ट्री में। हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, इसका कारण क्या होना चाहिए, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तीन चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ था, भारत में, ठीक है, भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को शिक्षा एजुकेशन में डेवलपमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई। आफ्टर से जब 1757 के बाद, प्लासी और बक्सर के आफ्टर युद्ध के बाद, वो क्या करते हैं, अपने आप धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपैंड करने लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ रही है, पॉलिटिकल पावर आ रही है, दोनों पावर्स क्या हो रही है, दिन पर दिन ब्रिटिशर्स की बढ़ती जा रही है। जब बढ़ने लगेगा अपना, अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हम चाहेंगे ना कि हमें ऐसे बंदे मिले जो जो हम चाहें, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी फिलोसफी है, वैसा हमारे लिए खड़े हों, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब देखो, जब ब्रिटिश में शिक्षा का जो प्रसार, जब डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ था, उसमें डेवलपमेंट से पहले भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी। ठीक है। अब ऐसा देखेंगे कि भारत में अगर शिक्षा पद्धति तो कैसी थी, दो पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है। एक गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी और एक मदरसा शिक्षा पद्धति थी। ठीक है। यानी एक हिंदू प्रणाली की पद्धति थी और एक मुस्लिम प्रणाली की पद्धति थी। हिंदू प्रणाली में कैसे गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, और मुस्लिम प्रणाली के तहत मदरसे के तहत शिक्षा को प्रदान किया जा रहा है। यानी धर्म के आधार पे शिक्षा को यहाँ पे ब्रिटिश के डेवलपमेंट से पहले भारत की जो शिक्षा थी कैसी थी, धार्मिक शिक्षा, यानी धर्म के आधार पे शिक्षा दी जाती थी। और वो शिक्षा सबको मिलती भी नहीं थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिलती थी। ठीक है। तो जब इन्होंने डेवलपमेंट किया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि भैया हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें अपने हिसाब से कुछ लोगों को तैयार करना है, तो जैसे जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी चीज़ को डेवलपमेंट की बात करते हो तो दो चीज़ हमेशा खड़ी होती है कि भैया इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने चेंजेस करने की बात की तो यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया। ठीक है। जिसको आज के डेट में आप बोलते हो प्राच्यवादी और आंग्लवादी, या कह सकते हो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिश में विवाद खड़ा हो गया कि इनको शिक्षा का माध्यम कैसा रखना चाहिए, हमें क्या क्या शिक्षा को, क्या शिक्षा देना चाहिए, क्या उनके लिए जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें शिक्षा के विकास में कि इसका पश्चात जो पश्चिमीकरण जो शिक्षा हुआ, उसका कारण क्या था, और शिक्षा में जो भी डेवलपमेंट हुए, क्या क्या रूल बना के डेवलपमेंट किया गया शिक्षा का, उसको देखेंगे, जो आयोग बनाएंगे उसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। अब ध्यान देना कि प्रारंभिक शिक्षा जब स्टार्ट की गई थी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जब शिक्षा का विकास किया गया, तो जो 1781 में, 1781 में, 1781 में वारन हेस्टिंग था, सबसे पहले इसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। जो लिबरल लोग थे, जो ब्रिटिश में अभी क्या थे, जो लिबरल लोग थे, उदारवाद नीति के लोग थे, चाहते थे कि डेवलपमेंट हो। तो 1781 में क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग था, इसने क्या किया, अरबी और फारसी, अरबी प्लस फारसी, ठीक है, अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए क्या किया, कलकत्ता में इसने क्या किया, मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता में इसने क्या किया, मदरसा की स्थापना की। किसने की, वारेन हेस्टिंग ने। अब यहाँ कभी कभी न्यूज बनता है कि, चाहे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सर क्यों फारसी और अरबी की ही इन्होंने बात की थी, क्योंकि फारसी उस टाइम क्या था, आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज था। जैसे आज के डेट में हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं ना, उस टाइम क्या था कि फारसी जो था ऑफिशियल लैंग्वेज था। ठीक है। अब जब फारसी और अरबी लैंग्वेज की बात जब होने लगी तो उसी के सहयोगी थे। ठीक है। 1781 के बाद वारेन हेस्टी के ही सहयोगी थे। उन्होंने क्या किया, 1784 में, 1784 में इनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था, सर विलियम जोन्स। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये इनके सहयोगी थे, इन्होंने क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल की इन्होंने क्या किया, स्थापना की। अब स्थापना करके इन्होंने क्या किया कि जो एंशियंट कल्चर था, ठीक है, एंशियंट कल्चर जो था, एंशियंट हिस्ट्री जो थी, उसको प्रमोट करने लगे अपने इस एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से। ठीक है, और अपने एशियाटिक रिसर्च एक नाम की एक पत्रिका निकाली, उसमें जो भारत की जो प्राचीन इतिहास था, भारत का जो कल्चर था, ठीक है, उसको उसके थ्रू क्या किया, उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई भारतीय कल्चर कैसा था, भारतीय संस्कृति कैसी थी, ये सारी चीजें इन्होंने करने लगे। ठीक है। अब इनके से एक इनके ही एशियाटिक जो थे, इनके भी एक सहयोगी थे, उनका नाम था विल्किंस। ठीक है। अब 1784 में एक विल्किंस साहब थे। विल्किन साहब ने क्या किया कि श्रीमद् भागवत गीता, अब यहाँ क्या चेंजेस होने लग रहे हैं। ठीक है। इसने अरबी और फारसी की बात की, यहाँ जॉन साहब ने इंडियन कल्चर, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात उठा दी। ठीक है, तो जो उस टाइम क्या थी, धार्मिक शिक्षा का प्रधान था, तो उन्होंने क्या किया, विल्किन साहब ने क्या किया कि श्रीमद् भागवत गीता का क्या किया, इन्होंने अनुवाद किया, किससे, उनका संस्कृत से इंग्लिश में विल्किन साहब ने कन्वर्ट किया। ठीक है। फिर 1787 में, कब, 1787 में, 1787 में क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज कन्वर्ट होने, ट्रांसलेट होने लगते हैं। जैसे हितोपदेश है, हितोपदेश का जो नारायण पंथ के द्वारा लिखा हुआ था, इसका भी ट्रांसलेशन करने लगा किया गया। 1789 में विल्किन साहब ने क्या करते हैं, विलियम जोन्स ने क्या करते हैं, कालिदास की जो लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतलम है, उसका और गीत गोविंद का, इसका क्या करने लगे, ट्रांसलेट करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट कल्चर को जानने के लिए जो बुक उस टाइम हाईलाइटेड थी, ठीक है, जो उस टाइम बुक चर्चिस में थी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, कि हमें भी समझ में आए कि आखिर इनका ये चीज़ क्या, अगर हम चेंजेस करेंगे तो कैसे कैसे चीज़ों को चेंजेस करेंगे। ठीक है। इसके बाद 1791, 1791 या 92 में, ठीक है, ब्रिटिश के रेजिमेंट थे जोनाथन डंकन, उनका नाम था क्या, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन। इन्होंने क्या किया कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वहां पे क्या किया, जो विधि और न्याय का अध्ययन करने के लिए इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, किसने, जोनाथन डंकन ने। ठीक है। फिर 1800 में वेलेजली आता है। वेलेजली क्या करता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है, किसके लिए, जो भारतीय शिक्षा, भारतीय भाषा का और रीति रिवाज को हम ट्रेनिंग दे सके, किसको, ऑफिसर्स को। बट ये वेलेजली का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, ये 1802 में क्या लोग अपोज करने लगे कि हम उनकी शिक्षा से सीखेंगे। तो अपोज करने के बाद 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फिर 1813 का क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है। अभी चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि मिशनरियों को, ठीक है, मिशनरियां आ जाती हैं। ठीक है। और शिक्षा पे क्या होता है कि पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो जाती है। ठीक है। मिशनरियां जब आती है तो भाई अब कोई भी रिलीजन अगर आता है तो प्रमोट करने के सबसे पहले क्या करेगा, अपने उस वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होंगे उसको पकड़ेगा। यहाँ जैसे ही मिशनरियाँ आती हैं, उन्होंने क्या करती है, श्री रामपुर कोलकाता में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके तुरंत उन्होंने बाइबल का कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया, कम से कम 44 लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज थी वहाँ पे, जो आसपास में जहाँ जहाँ उनको प्रमोट करना था। ठीक है, तो उन्होंने अब लोकल लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर 1817 में, अब देखकर धीरे धीरे क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। तो राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है, क्योंकि भारत के राजनीति के अग्रदूत भी बोले जाते हैं, शिक्षा में भी इन्होंने काफी डेवलपमेंट की बात की थी। इन्होंने क्या किया कि डेविड हेयर के साथ इन्होंने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1817 में। और इन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, कहा कि भैया ट्रेडिशनल को नहीं, हमें वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। जब ये धीरे धीरे अभी चल ही रहा था, लेकिन एक विवाद खड़ा तब अभी भी बना था कि हमें शिक्षा का माध्यम क्या रखना है, क्यों रखना है, कैसे कैसे हमें रखना है। ठीक है। अब देखो, शिक्षा के माध्यम पे क्या होने लगा, विवाद होने लगा। इसके माध्यम पे, शिक्षा के माध्यम पे पहला विवाद किन मुद्दों पर विवाद था कि भैया विषय क्या रखा जाए। ठीक है, क्या रखा जाए, सब्जेक्ट क्या रखा जाए, सब्जेक्ट क्या रखा जाए। दूसरा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी को जाके ढांचा तो होना चाहिए ना। तीसरा, किन वर्गों को एजुकेशन देना चाहिए, किन वर्गों को
एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, चीज़ें क्या होती थी, जो अपर कास्ट था उसी को एजुकेशन मिलता था, जो अपर लेवल के लोग थे उनको ही एजुकेशन मिलता था। तो यहाँ पे अभी ये विवाद चल ही रहा था। ठीक है, तो इस विवाद को इसको समझने के लिए क्या होता है कि लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। अब लोक शिक्षा समिति का गठन होते हैं, वहाँ पे दो खेमे में लोग बढ़ जाते हैं। एक स्कीमा क्या करता है, किसको सपोर्ट करता है, कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशंस है, ठीक है, जो स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात करता है। और दूसरा क्या है कि अंग्रेजी भाषा और वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे बहस फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर मैकाले साहब आते हैं और मैकाले ने किसको सपोर्ट कर देते हैं, मैकाले कहते हैं कि भैया हम एंग्लो जिसको आंग्लवादी भी बोलते हैं उनको सपोर्ट करे, कहते हैं जिनके राजा राम मोहन राय और बेंटिक, ये लोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे आंग्लवादियों का। इन्होंने क्या किया कि भैया ये सही है, इंग्लिश में और वेस्टर्न एजुकेशन हमें मिलना चाहिए। तो मैकाले की जो नीति आती है, जो डाउन फिल्ट्रेशन की नीति आप पढ़ते हो कि किसने डाउन फिल्ट्रेशन की नीति दी थी, तो मैकाले ने सबसे पहले डाउन फिल्ट्रेशन की नीति दी कि छन छन को सारी चीज़ें नीचे जाएगी। तो यहाँ जो विवाद होता है वो किस पे होता है, देसी भाषा प्लस मातृभाषा प्लस अंग्रेजी और वेस्टर्न एजुकेशन को। तो मैकाले क्या कहता है कि भैया अंग्रेजी शिक्षा और वेस्टर्न एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे। तो मैकाले की यहाँ चीज़ें आगे आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे 1854 में 1854 में क्या बनता है, पहला कंपनी के अंडर रूल आता है, कौन सा, वुड डिस्पैच आता है। ठीक है? वुड डिस्पैच साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया इनको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, और किसके टाइम पे आ जाता है ये, फौजी के टाइम पे आता है वो डिस्पैच। और इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी तक, कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि ये किस तक सीमित है, प्राथमिक शिक्षा के तहत या माध्यमिक शिक्षा तक या यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे सीमित था। ठीक है, इनका मानना था कि जो हायर एजुकेशन देना चाहिए वो इंग्लिश में देना चाहिए। ठीक है, और जो आंग्ल देशी भाषा में क्लास 10 तक देना चाहिए, जो प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए वो देशी भाषा में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वुड डिस्पैच साहब आए और बोलते हैं कि भैया गवर्नमेंट को शिक्षा पे बहस नहीं करना चाहिए, समिति बना के जो समिति के लोग हैं वही बहस करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर रोल करती, गवर्नमेंट का रोल तभी होगा, गवर्नमेंट का रोल उतना ही होना चाहिए जो उन पे खर्चे होते हैं। ठीक है, जो शिक्षा का दायित्व है वो खर्चों को वहन करने की बात इन्होंने वुड डिस्पैच साहब ने कही। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कि पाश्चात्य शिक्षा जो एजुकेशन देना है, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन था, कि सब्जेक्ट क्या रखा जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि चार कोर एरिया को इन्होंने प्रमोट किया था। एक तो एजुकेशन, जो आज के डेट में देखते हो बीएड वेड ना, ये जो शिक्षा संबंधित तो शिक्षा शास्त्र है हो गया। ठीक है, आर्ट, कला, साइंस, ठीक है, और साहित्य, ये चार पोर्शन को इन्होंने वो डिस्पैच के नाम साहब ने क्या किया, प्रसार करना था कि इन स्कोर में इन टॉपिक्स पे हमें एजुकेशन देना है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसका क्या करना चाहिए, हमें अंग्रेजी में रखना चाहिए, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो देसी भाषा में होना चाहिए। ठीक है, और वो डिस्पैच के तहत ही अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, जैसे आज के डेट में बीएड में क्या होता है, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो वो डिस्पैच साहब ने पहली बार इसी एक्ट के तहत, आयोग के तहत हमें प्रशिक्षण देने की बात इन्होंने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट कि महिला शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। अब ध्यान देना, यहाँ पे महिला शिक्षा को जब प्रोत्साहन देते हैं, बैथुन में बैथुन के प्रयत्नों से इनको महिला शिक्षा का प्रमोट मिलता है। तो यहाँ पे जब महिलाओं के जो रिजिड रिजिड लोग होते हैं, जब यहाँ पे इस आयोग के तहत महिलाओं शिक्षा की बात की जाती है, तो जो रिजिड टाइप के लोग थे वो क्या होते हैं, किलस जाते हैं, यार यार महिलाओं को भी शिक्षा होगा, हमारे बराबर समकक्ष खड़ी होने लगेंगी। तो यहाँ पे लोग अपोज करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी आयोग के टाइम पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी का क्या होता है, स्थापना होती है। ठीक है, और इसी इसी एक्ट के तहत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूछ एग्रीकल्चर जो है पूछा है, और रुड़की इंजीनियरिंग है उसका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और 1855 में, ध्यान देना, 1855 में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग बना दिया जाता है।
1855 में शिक्षा को अलग एक विभाग बना दिया जाता है। फिर 1870 में क्या होगा, शिक्षा का जो होता है उसको स्टेट में कर दिया कि पहले क्या था, केंद्र का विषय था, लेकिन 1870 में क्या हो गया, प्रांतीय विषय बना दिया गया। जब प्रांतीय विषय बनाया गया तो उस टाइम फंड की बहुत सारी कमी थी। जब फंड की कमी होती तो क्या डेवलपमेंट होना होगा, लेकिन वो शिक्षा के जो डेवलपमेंट हो, जैसे एक स्टेट के अंडर में गया तो शिक्षा पे जो डेवलपमेंट हो गया ना वो रुक गया, मतलब धीरे हो गया, स्लो प्रोसेस हो गया। ठीक है। और इसी के तहत धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की गई थी कि भैया धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे हम, महिलाओं को शिक्षा देंगे। ठीक है। जो हायर एजुकेशन है उसको इंग्लिश में रखेंगे, और जो देशी देसी एजुकेशन है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको लोकल लैंग्वेज में हम रखेंगे। जैसे ये होता है, इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। अब 1857 की क्रांति में बहुत सारे रीजन्स हैं, वो 1857 की क्रांति में हम कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, क्राउन के अंडर में सारी चीजें चली जाती हैं। तो क्राउन के अंडर में जाता है, उसके बाद कौन सा आता है, हंटर एजुकेशन कमीशन। कब आता है, 1882 में। अब देखो, अब ये तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक साथ सीमित था, वुड्स डिस्पैच। अब यूनिवर्सिटी तक सीमित है तो जो प्राइमरी और मिडिल लेवल वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है। देसी भाषा कैसी मिल रही है, कैसी नहीं मिल रही है, जो देसी भाषा है, पता चला कि हम लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, अचानक से हमारे सामने इंग्लिश आ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी। क्वांटिटी तो मिल रही थी लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही थी। जैसे आज के डेट में क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है ना, गवर्नमेंट अभी हाइब्रिड एजुकेशन की बात कर रही है। अब हाइब्रिड एजुकेशन का क्या होगा, इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। ठीक है। अभी रिपोर्ट भी आई थी गवर्नमेंट का। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हंटर कमीशन आता है, ये प्राइमरी लेवल को फोकस करता है। जब प्राइमरी लेवल को फोकस किसके टाइम पे आता है, लॉर्ड रिपन का टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये हंटर एजुकेशन आता है। अब देखो इसको समझते हैं कि जब, अब शिक्षा क्या हो गई थी कि प्रांतीय विषय हो गई थी। अब प्रांतों में क्या होता है कि सीमित संसाधन हुआ करते थे। अब सीमित संसाधनों क्या हो, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, भाई फंड की कमी है तो डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा थी, ठीक है, हंटर कमीशन के तहत उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको एक तो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, और एक जो सब्जेक्ट उपयोगी है, यूजफुल सब्जेक्ट। इन्होंने क्या किया कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में, प्लस जो यूजफुल सब्जेक्ट्स हैं उस पे इन्होंने क्या किया, फोकस किया। यूजफुल सब्जेक्ट का मतलब कि भैया अगर हम जिसको जो जरूरत है उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं ना, क्या जरूरत है कि जिसको जरूरत नहीं है, आज के डेट में देखो आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसा उसी उसी उन्हीं सब की देन है कि जिसको जो व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ जो उनको जिसको जो जरूरत है वही शिक्षा वो मिले उनको। ठीक है। अब इस पर नियंत्रण करने के लिए जिला और नगर स्तर पर उन्होंने बता दिया कि भैया ये लोग कंट्रोल करेंगे इसको, सारी चीज़ों को। ठीक है। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या किया कि जो हायर एजुकेशन था, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया सरकार को वहां से हट जाना चाहिए, और हट के कॉलेज को जो वित्तीय जो सहायता है उसको प्रदान करना चाहिए कि भैया आप कॉलेज के अंडर में, आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को जो कॉलेज को बस आप वित्तीय सहायता प्रदान करो, कॉलेज अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख लेगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो अब प्राइमरी एजुकेशन तो समझ गया। अब मिडिल एजुकेशन में इन्होंने क्या किया, ठीक है, मिडिल एजुकेशन में इन्होंने क्या किया, व्यापारिक, ठीक है, और व्यवसायिक, मतलब ट्रेडिशनल और वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स थे उनको लेने की बात कही कि भैया हम मीडियम मध्यम वर्ग में मिडिल जो एजुकेशन है उसमें ट्रेडिशनल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स डालते हैं, ताकि बच्चों को रोजगार परक सारी चीज़ें मिल सके, ताकि डिस्प्यूटेड ना हो, जो आगे पढ़ना चाहेगा वो अपना आगे पढ़ते जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो महिला शिक्षा की बात तो क्या की गई थी, उस डिस्पैच में बात की गई थी, लेकिन अगर महिला शिक्षा की बात अगर की गई तो उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे फुलफिल करोगे, वो तो आपने फुलफिल किया ही नहीं। जब किसी चीज़ को आप फुलफिल नहीं करोगे तो क्या कोई महिला एजुकेशन लेने जाएगी, मान के चलोगे अगर जा रही है, बाथरूम लग गया, चाहे जो भी जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ड्रॉप आउट रेशियो क्या होगा, महिलाओं का ज़्यादा होगा। ठीक है। कोई भेजेगा नहीं, करे वहाँ तो सुविधाएं नहीं है, हम क्यों अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल भेजें। ठीक है। इसलिए उन्होंने इसको बढ़ाने की बात की। ठीक है। और उसी टाइम बनता है मैकाले, कर्जन बनता है। ठीक है। कर्जन वायसराय बनकर आता है, उसने क्या किया कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसी को इसने अपोज कर दिया, कहा कि भैया ये क्या किए हो तुम, क्या बवाल बना दिए हो। ठीक है। इसने मैकाले की शिक्षा नीति की कर्जन ने क्या की, आलोचना की। ठीक है। दूसरा है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब देखो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि
हर कोई शिक्षा पाने लगा था, ठीक है। और राष्ट्रवाद की भावना, कांग्रेस का गठन, ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगे थे, युवा वर्ग भी काफी शामिल होने लगा था। तो वो चिढ़ गया था क्योंकि उनको पॉलिसी, उनके वास्तविक फेसेस पता चल गए थे इंडियंस को कि ब्रिटिशर्स आखिर वास्तविक में चाहते क्या है, ठीक है। तो दिन पर दिन डिस्प्यूटेड बढ़ते जा रहे थे, तो कहा कि भाई हम चाह तो कुछ और रहे थे, तैयार कुछ और हो रहा है। तो फिर यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, रैले कमीशन बनाया 1902 में। आता है कर्जन, और कर्जन कहता है कि भैया जितने हायर एजुकेशन है, और जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारियों के साथ मिलकर उसने सम्मेलन बुलाया, जिसको रैले कमीशन में बोलते हैं। 1902 में इसने रैले के उसमें बनाता है इसने, ठीक है। जिसको शिमला प्रस्ताव भी बोलते हैं। शिमला प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो शिमला प्रस्ताव एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। 1902 में इसने थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठित करता है। और गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी, सैयद बिलग्रामी ये रैले कमीशन के अंतर्गत थे, रैले कमीशन के अंतर्गत थे। अब इन्होंने क्या किया कि समिति बनी थी, और उसी समिति के तहत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया कि ये विश्व, सिंपल सी बात, यूनिवर्सिटी एक्ट है तो विश्वविद्यालय तक ही सीमित हो गया, ठीक है। इसी के बारे में कहा जाता है जो 5 साल के लिए चीज़ों को फिक्स करके, 5 साल का ही कोई टीचर होगा उसको 5 साल के हम रखेंगे, 5 साल के बाद उसको हम हटा देंगे। इन्होंने कह दिया कि विश्वविद्यालय के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या होगी 50 से 100 से अधिक नहीं होगी, मतलब सीमित कर दिया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय के अध्ययन में शोध का विषय जो होगा, ठीक है, प्रोफेसर लेक्चर तक ही नियुक्ति होगी, प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति हो गई। मतलब कहने का मतलब यहाँ उन्होंने कहा कि जो लेक्चर है, वो जो प्रोफेसर वही एजुकेशन देगा, बाकी कोई एजुकेशन नहीं, हर कोई दुकान खोल के बैठ के दे रहा है एजुकेशन, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या किया कि सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय सीनेट को, कि सरकार जब चाहे जिसको चाहे वीटो पावर के तहत क्या कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है। अब इसी एक्ट के तहत जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उन पे कंट्रोल होना इनका स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके तहत क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही थी, फैल रही थी दिन पर दिन, ठीक है। इसके बाद आता है 1913 में। 1913 में अगर ये सक्सेस नहीं होता है, इसका नाम था गवर्नमेंट रेजुलेशन, सरकारी प्रस्ताव आता है गवर्नमेंट रेजुलेशन, लेकिन ये सफल नहीं होता है क्योंकि 1914 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। ऐसे बड़ौदा के जो रियासत थी, उसने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य की बात की कि भैया प्राथमिक शिक्षा को हम क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। तो 1913 का जो गवर्नमेंट रेजुलेशन एक्ट था, ठीक है, इसने क्या किया कि इसमें कहा कि सबके लिए हम फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ, नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स बोलते थे कि नहीं, हम पर्टिकुलर एक वर्ग को फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लोग क्या चाहते थे, इंडियन जो लीडर्स थे वो क्या चाहते कि सबको फ्री में एजुकेशन मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन को, और इस टाइम वर्ल्ड वार हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है। और इसी के बारे में कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर धकेलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। अब देखो, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन किसके टाइम पे आता है, जेम्स फोर्ड के टाइम पे आता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी, ठीक है, दिन पर दिन क्या हो रहा था, बढ़ती जा रही थी, कि उनके सुधार नहीं हो रहे थे, उनके माध्यम, भाई सिंपल सी बात है कि बहुत लोग जाने लगे थे उनके माध्यम। प्राइमरी एजुकेशन कुछ और था, हायर एजुकेशन कुछ और था, तो प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक सैडलर कमीशन के तहत क्या होता है कि माइडलर सैडलर के नेतृत्व में एक समिति गठित होती है, और उसमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दो लोग को शामिल किया जाता है, और कहा जाता है कि भैया हमें इस चीज़ को सुधार करना है। और सुधार करने में इन्होंने क्या किया कि जो 10+2, ध्यान देना, 10+2 प्लस यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाने के लिए आपको 12 साल पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब +2 की पास करना होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा 3 साल इन्होंने डिसाइड किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की बात कही, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या क्या कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो भारत सरकार के अंतर में था, उसको मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया, ठीक है।
अधीन करके, क्योंकि पहले क्या था, बंगाल गवर्नमेंट का अधीन कर दिया गया, तो अभी तक क्या था, भारत सरकार के अंदर था, बंगाल गवर्नमेंट का अधीन कर दिया गया कि वो इसकी सारी चीज़ें देखेगी। नेक्स्ट क्या किया, इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के एजुकेशन के बारे में कहा कि भैया महिलाओं की शिक्षा के लिए हमें एक बोर्ड बनाना चाहिए जो महिलाओं के लिए बेसिकली काम करे, उनके लिए क्या जरूरत है, क्या क्या एजुकेशन के जो भी सारी बेसिक नीड्स थी उनके लिए ये सारी चीज़ें। फिर जो सब सैडलर कमीशन के तहत प्रांतीय विषय बन जाता है। ठीक है। अब मान जो सुधार आता है 1919 में मानचंद चेम्सफोर्ड का, ठीक है, शिक्षा विभाग के लिए मंत्री गठित किया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। मंत्री के अंतर्गत में क्या होता है, शिक्षा विभाग में रुचि लेना, जिसको रुचि है वो काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा नहीं करेगा, क्योंकि मिनिस्टर क्या होते हैं, हर कोई काम नहीं करता। तो फिर यहाँ शिक्षा जो व्यवस्था थी वो फिर जाके चरमराने लगी। ठीक है। फिर 1929 में हार्टेक कमेटी आती है, सर फिलिप हार्टेग आते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्षता में हार्टेग कमेटी बैठती है। ये फिर ये प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन फिर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कि प्राथमिक शिक्षा पे, हार्टेग कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पे इन्होंने काफी फोकस किया। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण एजुकेशन है, ठीक है, ग्रामीण एजुकेशन जो है उसको लोकल लैंग्वेज में, और जो मिडिल एजुकेशन है उसको औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बात की। मतलब जिसको आईटीआई करना है या जिसको जॉब परक रोजगार परक करना है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल भी नॉलेज ले सकता है, वोकेशनल भी नॉलेज ले सकता है। ठीक है। और जो योग्य है, उन्होंने कहा हार्टेक कमेटी के तहत एक चीज हुआ था कि जो योग्य है उसी को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भेजा जाए, जो नहीं योग्य है उसके लिए हटाओ भैया, काम खत्म। ठीक है। इसके बाद आता है 1929 के बाद आता है 1937 में, 1937 में वर्धा योजना। इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि वर्धा योजना किससे संबंधित है। तो वर्धा योजना दो लोगों से संबंधित है। वर्धा का नाम आता है तो गांधी जी से संबंधित है, क्योंकि गांधी जी ने था, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी, वर्धा योजना की जो अध्यक्षता की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने की थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के वजह से ये वर्धा योजना फेल हो गई थी। ठीक है। इसके बाद आता है सार्जेंट प्लांट ऑफ एजुकेशन। ये कब आता है, 1944 में, ये 1944 में आता है। अब ये देखो इसने क्या किया कि जो भारतीय शिक्षा थी, ठीक है, इस ये ब्रिटिश के काल के दौरान, ये लास्ट था ब्रिटिश के दौरान। ठीक, इन्होंने क्या किया कि देश में, ठीक है, देश में त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली की बात की कि प्राइमरी होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए और हायर होना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि क्लास 6 से लेके या 6 से 11 वर्ष के तक क्या करना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा हमें प्रदान किया जाना चाहिए। और 11 से 17 ईयर को भी मतलब 6 ईयर का एजुकेशन कर दिया। इन्होंने क्या कि 10th के जो एकेडमिक होते हैं उनको, 10th की जो एजुकेशन होती है तो उसको एकेडमिक और टेक्निकल और वोकेशनल दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये सार्जेंट ऑफ एजुकेशन, ये कहा गया था कि इन्होंने क्या किया, 40 साल तक की फीस किया कि हम 40 साल तक एजुकेशन को इन वर्गों को हम एजुकेशन फ्री देंगे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, रायबर समिति बनी, खैर समिति बनी, और इसको 10 साल किया गया। ठीक है, 10 साल हुआ, लेकिन उसके बाद भारत आज़ाद ही हो गया था। आज़ाद होने के बाद हम, इसके बाद ये राधा कृष्ण कमेटी आती है, कोठारी कमेटी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।